सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ऑपोजिशन जमातों में और हुकूमत में मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन मसला वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का है, जिस पर हुकूमत दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि इलेक्शन होगा तो इसी के तहत होगा, और ऑपोजिशन दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि इलेक्शन होगा तो इसके बगैर होगा। मेरे साथ जो चार मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अमजद अली ख़ान साहब, रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब PMLN से। अमजद अली ख़ान साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और फैसल करीम कुंडी साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ होंगे। कंवर दिलशाद साहब, मैं सबसे पहले आपका एक न्यूट्रल इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा। दो बड़े वाज़े मौक़िफ़ हैं, और अगर ये दोनों मौक़िफ़ इसी तरह से चलते रहते हैं और 2023 के इलेक्शन का वक्त करीब आ जाता है तो हम कहाँ खड़े होंगे? हुकूमत कहेगी इसी से इलेक्शन करवाना है, ऑपोजिशन कहेगी कि इससे नहीं करवाना, तो फिर इलेक्शन होगा किससे सर? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 37 जो है एतराज़ात अपने हुकूमत को भी पेश किए हैं, वज़ारत पार्लिमानी अफेयर्स को, और इसके साथ साथ उन्होंने, जैसे आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि उन्होंने ताज हैदर साहब जो कैंप कमेटी के चेयरमैन थे उनको पेश किया, जिस पर हंगामाराई हुई और हुकूमत के बाद बाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंटीग्रिटी पर हमला कर दिया। लेकिन वो तमाम सूरत हाल कई तरफ होती है, सियासी बयानात होते हैं, लेकिन मामला ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो भी 37 के करीब जो भी इन्होंने एतराज़ात लगाए या तदावीर दी, सिफारिशात की, वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक इसलिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसकी ऑनरशिप है, उसकी उनके साथ ही मिलके मशावरत करके ही सिस्टम को आगे बढ़ाया जाता है। अब उन्होंने सारे सिस्टम को ये कह दिया कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इसमें शफाफियत नहीं, राजदारी नहीं, इसमें फरार है, इसमें टेम्परिंग है। तो तमाम बातें जो एक शफाफ इंतखाबात के लिए होनी चाहिए थी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नफी कर दिया। अब इन हालात को देखते हुए अगर ये हमला ना होता लफाजी, और ये जो कल चंद रोज में जो एक बहुत बड़ा एक नोटिस जारी हो रहा है अपने क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी इंटीग्रिटी बचानी है ना। अच्छा कंवर साहब सर, ये बताएगा कि 3 साल हो गए, मैं इस मौजूदा दौर की बात करूं, उससे पिछले दौर के नहीं, ये 3 साल हो गए सर। इन 3 सालों में छोड़ दें हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आइडिया को, वो गलत होगा, फ्रॉड होगा, जाली होगा, धोखा होगा। इलेक्शन कमीशन खुद बता दे कि उसने इन 3 सालों में इलेक्शन के निजाम को ठीक करने के लिए कुछ किया हो, ना वो खुद कुछ कर रहा है, ना वो किसी और को कुछ करने दे रहा है सर। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो बाउंड है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 बना उसमें तमाम जो मामलात हैं शफाफियत के बारे में वो वाज़ह तौर पर उनको कानून दिया गया है, कानून बनाया गया है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, 2018 के इंतखाबात भी हो गए, उसके मुताबिक हुकूमतें भी चल रही हैं चारों सूबों में। लेकिन ये मामला ये जब एक एक्ट बनेगा, कानून बनेगा, उसी पर इलेक्शन कमीशन ने काम करना है। जो मौजूदा कानून बने हुए हैं इलेक्शन एक्ट के तहत, उसके मुताबिक तमाम काम हो रहा है। लेकिन पार्लियामान और मुकन्नना को कंवर साहब उसी कानून, वो कानून भी पार्लियामान और मुकन्नना ने बनाया, कानून और कानून को तब्दील भी कर सकती है पार्लियामान और मुकन्नना। तो इलेक्शन कमीशन का काम तो उसके ताबे होना है ना, इलेक्शन कमीशन का काम रेजिस्ट करना तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने जो लॉ ऑफ लैंड बनेगा उस पर अमल दरामद करने की उस पर कानूनी पोजीशन है, वो कानून के मुताबिक चलेगा, लेकिन उसके लिए वे और निकालना इलेक्शन कमीशन के हाथ नहीं है। जैसे आप बताइए कि सेनेट के इलेक्शन हो रहा था, उस पर सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइन ऑफ एक्शन दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर आइंदा कमेटी बनाते हैं, इसकी शफाफियत के लिए भी और ओपनिंग बैटरी के लिए भी हम अपने कमेटी बना दी, उसके मुताबिक उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब यहाँ भी अगर ये एक्ट बन जाता है, पार्लिमानी कमेटी बना देती है, जैसे आप खबरें में आ रही है कि ज्वाइंट सेशन इसके बारे में कानून साजी कर सकते हैं, हुकूमत का फर्ज है, कर सकती है। अच्छा कंवर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, मौलाना साहब के मुझसे मुतल्लिक एक खबर आई है कि वो शायद इस सोच पर बाकी जमातों को कायल करना चाहते हैं कि हम 2023 के इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें अगर EVM के थ्रू इलेक्शन होता है।
वो PMLN को ज़ाती हैसियत में कायल करेंगे नवाज शरीफ साहब को, बाकी PDM उनके साथ चले या ना चले। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो जाए कि कुछ जमातें और मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टीज बॉयकॉट कर दें इलेक्शन का, तो फिर इलेक्शन कहाँ स्टैंड करेगा 23 का? इलेक्शन हो जाएंगे, बाइकआउट करते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो वही बात यह है कि 2008 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लाम ने बाइकआउट किया, इलेक्शन होते चले गए। अब अगर वो बाइकआउट करके और किसी को महफूज रास्ते देना चाहते हो दे दें। पीपल पार्टी तो उसकी बाइकआउट में नहीं जाएगी, बाकी जमातें भी नहीं जाएगी, जमात इस्लामी भी नहीं जाएगी, तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अगर मुस्लिम लीग एन और इसके बाद अगर PDM की जो है फजल रहमान साहब इंतखाब में हिस्सा नहीं लेते तो बाकी ठीक है, वो तो इंतखाबात तो वक्त हो जाएंगे। किसी के बाइकआउट करने से तो इंतखाब का शेड्यूल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, इलेक्शन रुक नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, है कोई मौलाना साहब की तरफ से राब्ता आप लोगों से किया गया कि अगर हुकूमत बज़िद है तो फिर हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर, इसमें गुजारी ये है कि काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही है। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है कि वो एक जादू वाला डिब्बा उठाकर उसको 24 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत करें। चूँकि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इस तरफ वाज़े इशारे दे रहे हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है मुआशी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर करप्शन को रोकने में नाकाम हो चुकी है। बल्कि करप्शन को रोकने में नाकाम क्या हो चुकी है, वो खुद करप्शन की प्रोटेक्शन कर रही है और ख़ुद अपनी जेबें भर रही है और पाकिस्तान का ख़जाना लूट रहे हैं। यही वजह है। और जो सर्वेज आ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनको आने वाले इंतखाबात में वोट देने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा हुकूमत को कोई ऐसा चोर दरवाज़ा चाहिए जिसके ज़रिए उनकी कामयाबी यकीनी हो जाए। और उसका वाहिद जो हल उनको नज़र आया है वो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको दुनिया के जदीद तरीन ममालिक जो हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं। जर्मनी इसके ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। और इनके वज़रा की बुखलाहट की ये हालात हैं कि वो मीडिया पर खड़े होकर ये तो कहते थे, दूसरी पार्टीज़ पर क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये जनाब इदारों पे तनकीद करते हैं। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नंगी गालियां दी हैं और इनके वज़रा में लाइन में खड़े होकर दी हैं। लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को करके, पाकिस्तान की कानून साजी को बिल्डोज करके किसी तरह से ये जादू का डिब्बा मुसल्लत किया जाए। अच्छा, एक लम्हे के लिए अली भाई, एक लम्हे के लिए अगर ये जादू का डब्बा आप लोगों पर मुसल्लत हो जाता है, एक लम्हे के लिए हम हाइपोथेटिकली फर्ज कर लेते हैं कि मुसल्लत हो गया आप पे, अब आपके पास यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन कि या आप इलेक्शन लड़ें या फिर आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें, और अगर लड़ना है तो आपने इससे लड़ना है, तो फिर फैसला क्या होगा नून लीग का? सर देखें, वो तो नून लीग की जो हमारी लीडरशिप है वो आजकल बिलखसूस आपको पता है कि PDM की के साथ प्लेटफॉर्म पे हम आइन और कानून की बहाली के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। तो वो तो PDM की लीडरशिप डिसाइड करेगी। बहरहाल अगर आप नून लीग का मौक़िफ़ पूछें तो नून लीग की आला क़यादत जो है जो भी मशावरत के बाद फैसला करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हर एक वर्कर जो है वो उस पर मनो अन अमल करेगा। जिस इलेक्शन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी इलाकी पार्टीज बाइकआउट कर देंगी, उनका अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर क्या जवाब रह जाएगा उन इलेक्शंस का। और अगर पिक एंड चूज ही करना है, पाकिस्तान के अवाम को यही है ना, पाकिस्तान के अवाम से हमने रोटी छीन ली, पाकिस्तान के अवाम से हमने आटा छीना, चीनी छीनी, उनकी मतलब है कि और अब एक कसर रहेगी, एक वोट की पर्ची थी, वो 2023 में आधा हक आपने छीन लिया, पूरा हक 2018 में आधा हक छीनना और 2023 में आप उनसे पूरा हक छीनने चाहते हैं। बिल्कुल सही। देखें, अगर मुल्क PTI को जितवाने से ही अगर PTI के जितवाने से ही चल सकता था, अगर वोट चोरी करके चल सकता था, तो आज पाकिस्तान क्यों नहीं चलाया जा रहा? आज पाकिस्तान की इस सिलेक्टेड हुकूमत को हर तरह की
वो सपोर्ट हासिल है जो कि इसको हासिल नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर तनदली का शिकार है, करप्शन है, ये हालात हैं कि कुंडी साहब से भी जरा इस पे कमेंट ले लो। नित रोज कोई ना कोई स्कैंडल आता है, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी, लेकिन कोई इदारा जो है, पीपल्स पार्टी अपनी एक इनफरादी हैसियत बना चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपनी एक इनफरादी हैसियत बना चुकी है। आप तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन वो ना हुकूमत के साथ हैं और ना उस तरह से पीडीएम के साथ हैं। तो फैसल साहब, हुकूमत की तो जिद है, वो तो इस जिद पे आ गए कि करवाएंगे तो इसी से करवाएंगे। ऑपोजिशन भी जिद पर आ गई है कि होगा तो डब्बे से ही होगा, इससे नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो मेरे भाइयों ने इस पे बात की है, इससे पहले भी डिबेट हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत बज़िद है कि हमने ईवीएम मशीनें लगानी है। जिस इदारे ने इस इलेक्शन को कंडक्ट करना है, जिसने हम जो हमारे जवाबदेह है, क्योंकि हमने तो जवाब लेना इलेक्शन कमीशन से कि आप साफ शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं करा सके, वो ख़ुद पहले दिन से ही कह रहा है कि इस ईवीएम मशीनों में जो है वो फ्लॉज हैं, ये ईवीएम मशीनें जो हैं ये ठीक नहीं हैं। फिर देखें, बड़े संजीदा एक वफाकी वज़ीर, मैं तो संजीदा समझता हूँ जो जिनको आप वफाकी वज़ीर बनाएंगे तो वो ये बात करें कि आप जाएँ जहन्नम में, अपने पैसे पकड़ लें, आग लगा देंगे। अब ये कहते हैं कि इंतशार न फैलाएं, सब्र से काम लें। जो वफाकी वज़ीर कहे कि मैं आग लगा देंगे, जहन्नम में जाएँ, फतवे भी दे रहे हैं कि आप जन्नती नहीं है, आप जहन्नमी हैं और आपने पैसे पकड़ लिए, तो क्या पिछले इलेक्शन में आरटीएस बंद करने के आपने पैसे दिए थे? ये तो हमें ये समझ आ रही है कि या तो फिर वो भी या तो साबित करें कि उन्होंने किससे पैसे पकड़े। एक ऐसे इदारे पर जिस पे हम उम्मीद रखे हुए हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे अपने पैसे पकड़ लिए हैं। अगर प्रॉब्लम ये है कि इनके सामने जो बंदा एतराज़ करे या इनकी बात ना माने तो इस किस्म के जो है बातें करना शुरू कर देते हैं कि आपने पैसे पकड़ लिए हैं, आप ये हैं। तो मतलब है आप सियासी जमातों को तो आपने चलो कह दिया कि हम सारे, आप हमें लक़ब देते हैं चोर हैं, आप डकैत हैं, ये हैं। अब आप इदारों को भी चोर कहेंगे। कल खुदा न खास्ता अदालतें ऐसा कोई फैसला करेंगी, ऐसी किस्म के फैसले हैं, तो आप खुदा खास्ता अदालतों को भी ये बात कहेंगे कि आप लोग ऐसे हैं। आपकी बात जो नहीं मानेगा वो सारे जहन्नमी हैं, सब ने पैसे पकड़े हुए हैं। आपको एक मतलब है कि आपने ऑटो रिवर्स कैसेट लगाई हुई है कि सारे इस मुल्क में सारे चोर और डाकू हैं, सिर्फ पीटीआई वाले साफ शफाफ हैं, ये बात नहीं है। और जिस वफाकी वज़ीर साहब ने, हुआ भी है फैसल भी, इन्होंने जो आईजी बात नहीं मानता वो तब्दील, देखिए अब वो जजों के खिलाफ रेफरेंस, जो वफाकी वज़ीर ये बात कर रहे थे उनका अपना पहले आप देखें ना कि गलती से किसी बेचारे गरीब की गाय घुस गई थी, उसने सबको थाने में डाल दिया। ये इस्लामी रियासत में, मदीना की रियासत में ये बातें होती हैं। देखिए, अगर इदारे ने एतराज़ किया तो आप उसके एतराज़ात को दूर करें ना, ये आप न कहें कि बस हमने जो कर दिया आप करें। और फिर देखें, इतने हमारे जो है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं कि उनको रात तक ये पता नहीं था कि वफाकी वज़ीर ने बात क्या की। वो कहते मुझे तो नहीं पता था और क्या बात की उन्होंने, मतलब कवर दे रहे। लेकिन ये चीज़ें देखें ऐसे नहीं होती। आप इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, आपकी सेंट की कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है, आप उसको रिजेक्ट होगी, आप कहते हैं हमने ज़बरदस्ती चीज़ करवानी है। फिर बहुत से उसके अंदर बातें हैं जो उन्होंने की हैं कि आप इसको कौन से, हमारे पास वो जगह नहीं है जिस पे आप, जिस स्टोर में आप इसको रखेंगे, जो वेयर हाउस हैं उसमें जो टेम्परेचर बरकरार रखना है, बाकी चीज़ें 2000 इससे पहले भी आप देखें थर्ड पार्टी ऑडिट हुए, उसमें भी फ्लॉज थे। आप वो फ्लॉज दूर करें, बोले कि आपने ये इतराज़ात लगाए 32 या 37 या 40 या 50, हम इसको इस तरीके से ठीक करेंगे, आप हमें बताएं कैसे ठीक होता है। ये बात नहीं होती कि हमने जो करना है वही हम करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई बात नहीं मानते। ये ना बताएं कि आप हरफन मौला हैं, आप अक्ल कुल हैं और बाकी कोई चीज़ नहीं। देखें, बहुत भी अक्ल कुल होगा वो किसी, ये इदारे किस लिए बनते हैं, ख़त्म कर दें इदारे को। आप बोलेंगे बस इसको भी हम चलाएंगे। और इनके इतला की अर्ज़ है, ये माजी के लीडर ऑफ द अपोजिशन और हुकूमत ने नहीं बनाया, ये इलेक्शन कमिश्नर इसी हुकूमत ने बनाया, हमने नहीं बनाया। ये सेक्रेटरी इन्होंने बनाया, राजा साहब इन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया। तो अब मतलब है कि अपनों पे जिस तरह वहाँ पर देखें हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आईजी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स का जो है वो चेंज करते हैं, पंजाब में भी और केपी में सूरत हाल है। तो ये तो इनकी, चलो मैं ये भी मान लेते हैं इनका प्रोगेटिव है, चलो ठीक है। लेकिन कभी पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है, ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो आपके सीएम्स के साथ चल सकता है? नहीं है। प्रोगेटिव का भी गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। देखिए, इनकॉम्पिटेंसी होती है, जब कॉम्पिटेंट अफसर आता है और इनकॉम्पिटेंट चीफ एग्जीक्यूटिव होता है तो ये हाल होता है। जब वो मतलब उनको बताता है कि आप ऐसे ना करें, ऐसे करें, फिर वो डेफिनेटली जब इनकॉम्पिटेंट हुकूमत होगी तो फिर इनकॉम्पिटेंट अफसर के सामने किधर खड़े हो सकते हैं। राइट। अमजद अली खान साहब, अच्छा काम है, यानी टेक्निकल एडवांसमेंट होना, चीज़ों का एवॉल्व होना, जदद की तरफ जाना, ये बजाते खुद एक अच्छा काम है और होना चाहिए। लेकिन ये क्यों ऐसा तासुर है कि वो जिस तरह दूध में मेंगनियाँ डाल देना, सॉरी टू से, बट एक अच्छा काम करते हुए भी उसको कंट्रोवर्शियल क्यों कर देती है हुकूमत खुद? यानी मीडिया से मुतल्लिक लॉज लेकर आती है, आज भी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट और धरना जारी है मीडिया का,
मुतनाज़िया हो गया। ईवीएम एक अच्छा काम है लेकिन मुतनाज़िया हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ज़िद करती है। गवर्नमेंट बिल्कुल ज़िद नहीं करती। आपके इल्म में है कि जब इमरान खान साहब जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को रिक्वेस्ट की कि आपके पास कोई भी सलूशन है जिसका हल निकाला जा सकता है, हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, क्योंकि पार्लिमानी तारीख़ हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। इलेक्शंस के हवाले से हमेशा से ये मुतनाज़ा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि आएँ, ऐसे हालात पैदा करें पाकिस्तान में, ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएँ जिससे एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो सके। जैसा कि आपके इल्म में है कि हर चीज़ को पोलराइजेशन की तरफ लेके जाना अपोजिशन का एक वतीरा बन चुका है, और वो समझते हैं कि जो हमने कहा वही हरफ आखिर है। आपके इल्म में होगा कि जब सेनेट इलेक्शन आए तो हमने बारहा इन्हें कहा, हर फोरम पे कहा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और हमने ये भी इनको कहा था कि जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो आप रोने वालों में से होंगे और आप ही एतराज़ात उठाने वालों में से होंगे, और वही हुआ। और आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना एक जजमेंट दी थी, और उस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने एक बड़े वाज़ेह हिदायत इलेक्शन कमीशन को दी थी। लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन अगर अपनी कैपेबिलिटी को, इस्तेदाद कार को नहीं बढ़ाता तो कसूर किसका है? अगर पार्लियामान अपना काम करता है और वो कोई सजेशन प्रपोजल्स लेके आता है तो उसको आप मुतनाज़, आप देखें उसके मुकाबले में आपके पास अगर कोई अच्छी तजावीज़ हैं तो हमें दें। हमने तो इनकी तरह कभी सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह आपके इल्म में होगा कि अगर एक ज़माना था सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, और बहुत सारी दुनिया इनके बारे में बहुत अच्छी तरह समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, लेकिन असल बात समझने की ये है कि ये तनकीद बराए तनकीद की तरफ जाना क्यों चाहते हैं। मौका अच्छा, अमजद साहब, ये जो कुंडी साहब ने फरमाया, किसी बात पे एतराज है, भाई, जो कुंडी साहब ने फरमाया, यानी जो उन्होंने आजम सवादी साहब की स्टेटमेंट सामने रखी, क्या एक फेडरल मिनिस्टर को, मिनिस्टर फॉर रेलवेज और JUI और बड़ा उनका तो पॉलिटिकल सफ़र हो गया है, क्या उनको इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए या एक लूज टॉक करनी चाहिए कि वो जज्बात में आके कह दें कि भाई आग लगा दें फिर इस इलेक्शन कमीशन को या जहन्नुम में जाएं? ये लॉजिकल आर्गूमेंट तो नहीं बनता ना सर? देखें, इसके बारे में मैं नहीं समझता कि अगर उन्होंने कुछ जज्बात में आके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हमेशा जो मिनिस्टर होता है उसको एक ज़िम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से, लेकिन अगर उन्होंने कोई इमोशनल हो के ऐसी बात की है जिससे मेरे ख्याल में हमेशा इलेक्शन कमीशन ने एक आइनी इदारा है, और आइनी इदारा जो है वो पार्लियामेंट की की हुई रिफॉर्म्स का उसको बाइंडिंग है कि वो जो भी रिफॉर्म्स आएंगी, जो भी लेजिस्लेशन होगी, वो उसको मानना पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल में उसको जज्बाती नहीं होना चाहिए था। लॉजिकल बात ये है कि AVM के ऊपर जो एतराज़ात हैं उसमें 27 ऐसे एतराज़ात हैं जो अपने इलेक्शन कमीशन के कैपेबिलिटी के हवाले से हैं, उसका कोई AVM मशीन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। 10 ऐसे एतराज़ात उन्होंने लगाए हैं जिसको दूर किया जा सके। वो टेक्निकल हैं, वो भी कोई अहम या जिसको हल ना किया जाने वाला मसला है। सही है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम चाहते हैं कि ऐसा इलेक्शन हो 2023 का जिसमें तमाम पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हों और कौम वो नुमाइंदे मुंतखब करे जिन्हें वो चाहती है, चाहे वो कोई भी हो। हम ये नहीं चाहते कि हम हों, हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करें तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर इन्होंने, मुझे नहीं पता कि अगर इनको याद हो तो कभी कभी शेर भी आटा खा जाया करते थे, तो क्या वो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो आटा खाया करते थे? मतलब ये इतनी छोटी लेवल पे, इतनी मैं समझता हूँ कि बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए।
बात वो करे जिसमें कोई अच्छा अमजद साहब कोई लॉजिक हो। एक कमेंट जरा इस पे कर दें आप ब्रेक से पहले, ब्रेक से पहले जरा इसमें मैं मुकम्मल होने दें ना। जी जी इदारे जो इस मैं मुकम्मल करें। जी जी फरमा दें। गले सड़े निज़ाम में से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम जो इदारे हैं उन्हें वो ऊपर आ जाएं ताकि वो लोगों के लिए काम कर सकें और इस मुल्क के अंदर जो हम तब्दीली का नारा लेके आए नहीं बल्कि वो अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। उसकी हमें मुश्किलात ज़रूर आ रही हैं चूँकि ये निज़ाम बेसिकली गल सड़ चुका है। राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो 37 एतराज़ात उठाए इलेक्शन कमीशन, ये सारे एतराज़ात मौजूदा इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर भी पूरा उतरते हैं। तो अगर इन एतराज़ात को ईवीएम के सिलसिले में तस्लीम करना चाहिए तो फिर मौजूदा इलेक्शन के निज़ाम में भी तस्लीम करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अली गौर बलोच साहब, जो एतराज़ात 37 उठाए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, इसमें से अक्सरियती एतराज़ात वो हैं जो मौजूदा जो राइज हमारा इलेक्शन का निज़ाम है, जो बैलेट बॉक्स के ज़रिए से हो रहा है, बैलेट पेपर पे हो रहा है, वो उस पर भी पूरे उतरते हैं। तो फिर अगर उन एतराज़ात की बुनियाद पर ईवीएम को मुस्तरद किया जाना चाहिए तो फिर उन्हीं एतराज़ात की बुनियाद पर मौजूदा निज़ाम को भी मुस्तरद करें। ये कैसे राइज हो सकता है? फिर देखें, अमीर बात गुजारी ये है कि हमारा जो अलमिया ये है कि जो असल फैक्ट है कि जिस तरह से हमारे मुल्क में इलेक्शंस को चुराया जाता है, हम उन तमाम हक़ाइक़ पर बात नहीं करते। जिस तरह से कि आज हमारे मुल्क में हर शोबे पर कदगन लग चुका है। आप देखें कि इसमें जुडिशली हो तो उधर आप चले जाएं तो जस्टिस सिद्दीकी के बयानात आपको सुनने में मिलते हैं। जस्टिस फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हुई और जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उनके ख़िलाफ़ झूठा रेफरेंस दायर किया और जिस तरह से फिर उसके अगेंस्ट फ़ैसला आया, इखलाकी तौर पर तो उन्हें वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था प्रेसिडेंट के उसके बाद। लेकिन ना इनमें इखलाकी इक़दार हैं और ना ही इनमें को पाकिस्तान के लिए मुखलिसपन मिलता है। फिर अभी एक नई बात जो अभी आपने डिस्कस की, एक रिट पिटीशन दायर करवाई गई है। उस रिट पिटीशन वो भी ऑलमोस्ट चेयरमैन जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है। अब इनका अगला कादी फ़ायद ईसा साहब की तरह इनकी अगली कोशिश ये है कि किसी तरह से ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी दबाव में ला के और उसको भी फारिग करवाना चाहते हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कोई फ़ैसला लाना चाहते हैं। देखें, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को झूठे केसेस में सज़ाएँ दिलवाई गई और जिस तरह से वो मलिक अरशद साहब जो जज साहब थे उनकी वीडियो सामने आई, आज तक उन वीडियोस की ना कोई इंक्वायरी हुई और ना और ये तो उस जज को तो बर्खास्त कर दिया गया उस वक्त, लेकिन उसके फ़ैसलों को कालअदम ना करार दिया गया जिसमें मियां साहब को सज़ाएँ दी गई थी। और पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह से इलेक्शन चुराए जाते हैं, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी और बनाई जाती हैं, जिस तरह से वफादारियां तब्दील की जाती हैं, फिर पहले हमने आरटीएस सिस्टम का सहारा लिया, पिछले इलेक्शन जो है वो अपने मनपसंद कठपुतलियों को इलेक्ट करवाने के लिए, और अब इस दफ़ा ये जादू का डिब्बा लाया गया है जिससे छू मंतर के ज़रिए पीटीआई की फेवर में वोट निकाले जाएंगे, चूँकि पाकिस्तान की आवाम तो वोट देना नहीं। अच्छा, एक ज़िम्नी सवाल देखिए, ये जो जादू का डब्बा है के बाद अगर ये जादू का डब्बा नहीं आता फर्ज करें और पुराने निज़ाम से ही इलेक्शन होते हैं जिस निज़ाम के ऊपर आपका इत्तेफाक है, और 2023 में अगर फिर पीटीआई जीत जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर, फिर क्या करेंगे आपसे? देखिए अमीर अब्बास, इधर ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो पीडीएम की तहरीक चलाई जा रही है वो किस लिए चलाई जा रही है। उस पीडीएम की तहरीक का यही मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो, पाकिस्तान में पार्टियां तोड़ी और बनाई ना जाएं। इलेक्शन की धांधली सिर्फ इलेक्शन डे पे तो नहीं होती, इलेक्शन की धांधली तो उस वक्त शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान में धरने दिए गए, जब जावेद हाशमी साहब उस वक्त पीटीआई में थे और जिस वक्त वो अलग हुए तो उन्होंने खुद कहा था, आपको याद होगा कि उन्होंने बरमला कहा था कि इमरान खान ने उनसे क्या बात की है और किस तरह से नून लीग को आउट किया जाएगा और किस तरह से इक़्तिदार हासिल किया जाएगा।
वो तमाम बातें जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं और हमारी तारीख का हिस्सा भी है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये जादू के डिब्बा ना भी हो तो वोट पे इलेक्शन फिर भी चुराए जाते हैं। कभी धरनों से शुरू की जाती है, कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया जाता है, कभी उसके पूरे खानदान को झूठे केस में सजाएं दिलवाई जाती है और झूठे मुकदमा के जरिए बनाए जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक बेल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई कि नैब के इदारे को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये पार्टियां तोड़ने और बनाने और वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है असरअंदाज जो हमारे पॉलिटिकल आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, दोबारा से जरा कनेक्ट करते हैं आप सिस्टम को सोपटाज करते हैं। सर ये बताएं कि आप ये कह रही है कि भाई आपको अगर पसंद नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो हमारा क्या कसूर है? हमारे तो मंशूर का हिस्सा था, हम कौम से वादा करके आए थे कि हम ये मशीन लेकर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाएंगे। हमारा वादा है कौम से, हमने तो पूरा करना है ना, हमें मैंडेट मिला हुआ। देखिए, अगर आपके मंशूर में एक बात गलत है, जिस इदारे ने वो इलेक्शन कराना है वो उस पर जो रिजर्वेशन है, तो आपके मंशूर को अपने अमल दरामद करना है। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, चलो अपोजिशन जमाते तो आप पे एतराज़ करेंगे कि चलो हम आप कहें कि ये हमारे मुखालिफ है, हमारी बात कोई नहीं मानते। क्या इलेक्शन कमीशन भी मतलब आपकी मुखालिफ हो गई है? जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इसके अंदर फ्लॉज हैं। उन्हें तो एक और बात, अमजद भाई को ये बात पता होगी कि जब हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी, जब ये बिलडोज़ हुए थे डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो जब स्पीकर साहब के साथ बैठे सियासी जमातें, तो स्पीकर साहब ने एक फ़ैसला सुनाया था कि मैं इन बिल्स को रिव्यू करूँगा और दोबारा हम इसको पेश करेंगे। आज तक स्पीकर साहब ने इसको रिव्यू भी नहीं किया और न वो पार्लियामेंट में पेश हो सके। इनके एक वफाकी वज़ीर ने कहा था कि हम इस बात को नहीं मानते और ये चीज़। तो एक स्पीकर का फ़ैसला जो कि चेयर पे बैठ के जो फ़ैसला करते हैं वो एक हरफ आखिर टाइप होता है, उसको आज तक आपने रिव्यू नहीं किया उन बिल्स को। जब आपकी स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ने भी इसको रिजेक्ट किया, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो थी, इलेक्शन कमीशन भी कह रही कि ये चीज़ नहीं है, आप डटे हुए कि नहीं हमने हर सूरत में ये वोटिंग मशीन लेके आनी है। आपके देखें, आप कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि जज्बाती होते हैं। अब देखें, ऐसे इदारों ने तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी फैसले किए हैं। हमारे पार्टी के जो बानी चेयरमैन थे उनका भी अदालती कत्ल हुआ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी सियासी तौर पर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया था। हमने तो कभी किसी को जहन्नम में जाने की बात नहीं की, हमने तो कभी किसी को ये बात नहीं की। तो अगर ऐसे पैसे पकड़े जाते हैं तो फिर RTS सिस्टम जो बिठाया गया था और आप जीत गए थे तो उसमें भी पैसे पकड़े गए थे। ये तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस वफाकी वज़ीर की, कि हमें पता चलना चाहिए कि यार क्या चीज़ है। एक इदारा है, हम सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को चाहिए कि हम उस चीज़ को मजबूत करें। हम जो सिस्टम चल रहे हैं उसको और मजबूत करें, उसमें शफाफियत लेके आएँ। कुछ हमारे पॉइंट्स होंगे, कुछ आपके होंगे, कुछ बाकी जमातों के होंगे, हम मिल बैठ के उस चीज़ को ठीक करें। हाँ, उसके बाद आप हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे। देखिए कैसे बैठें, जब आप एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और कहते हैं हमने ये कर दिया और आप आए हमें फॉलो करें। हाँ, सही है। ठीक है, देखिए आप अगर सही इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, लोग अगर PMLN को वोट देती है, PTI को वोट देती है, जिस पार्टी को भी, पीपल्स पार्टी को वोट देती है, हमें मान लेना चाहिए कि ठीक है। लेकिन जब आप पहले दिन से ही बुनियादी आप उस जगह का मतलब है कि इस चीज़ पे रखेंगे तो फिर कैसे आप लोगों के साथ माना जाएगा कि आप जो है इस साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हामी हैं। तो इस किस्म के ऐसे इलेक्शंस नहीं होते। आपको बैठना है, आप हुकूमत में हैं, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। हमने भी 80 अमेंडमेंट की, हमने 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए। हमने एक कमीशन बनाया था, हमने तमाम पार्टियों को उसमें नुमाइंदगी दी थी, हमने उनके साथ डिबेट की थी। उसके बाद हमने जाके वो बिल का तौर पर आप लोग तो ले आते हैं, कहते हैं हमने ये पास कर दिया, मानते तो मानो, हम नहीं तो जॉइंट सेशन बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं तो आग लगाते हैं, जानू में जाए, बस वो तो बादशाह। अमजद साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑपोजिशन ने यक ज़बान होकर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कंट्रोवर्शियल कर दिया। ये अब एक मुतनाज़िया मशीन हो गई है आने से पहले। अब अगर आप इलेक्शन इससे करवा भी देंगे और उसमें आप जीत जाते हैं, और एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लें कि आप जेन्युइनली जीतते हैं, आप धांधली करके नहीं जीतते, तो भी ऑपोजिशन कहेगी कि आप धांधली करके जीते क्योंकि आपकी बदनीयत ही शामिल थी इस मशीन के अंदर। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन आप एक ऐसे रास्ते से कर रहे हैं कि जिसमें आपका नुकसान होगा। अमीर अब्बास, पहली बात तो ये है कि अभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे ये हारे पुराने सिस्टम में। GB में इलेक्शन में हारे। अभी ये इंशाअल्लाह ताला कंटोनमेंट के जो इलेक्शन होने वहाँ पे भी हार रहे हैं। एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा बड़े वाज़े अंदाज में कि अगर इदारे आपको NRO ना दिलवाएं
तो आप उनको टीवी पे बैठ के बैश करते हैं, उन पे बैशिंग करते हैं और रात की तारीकी में आप उनके पाँव पकड़ते हैं। मीटिंग्स में, बड़े हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में आप उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि आप किस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर किसी बात पे आपको किसी रिफॉर्म्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आएँ, बैठें, उस पर बातचीत हो सकती है। कोई हर्फ़ आखिर नहीं है, कोई आसमानी, अल्लाह माफ़ करे, कोई सहीफ़ा नहीं है। हम तो बात करने के लिए हैं, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही आगे के रास्ते निकलते हैं और कावानीन रिफॉर्म जो हैं उसी से इस मुल्क ने आगे की तरफ जाना है। कि मैं इनका अगर मौक़िफ़ ठीक है और ये बेहतरी चाहते हैं, देखिए खुद ये फंसे हैं, अभी सेनेट के इलेक्शन में फंसे, अभी कई फिर ये रोना भी रोते हैं। मुझे इनकी बात की समझ नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं। अगर ये चाहते हैं कि हमें फेवर करें, इदारे हमें फेवर करें, कभी कहते हैं जो पुराना निज़ाम ठीक है, कभी कहते हैं धांधली हो गई है, तो कोई एक साइड लें जिसके ऊपर कौम भी इनको माने कि जी हाँ वाकई इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। कौम तो चाहती है कि एक ऐसी रिफॉर्म्स हो जिसके नतीजे में जीतने वाला कह सके मैं जीत गया हूँ और हारने वाला भी इस शिकस्त को तस्लीम करे, हम आगे की तरफ बढ़े। पार्लिमानी तारीख को इतनी मैं समझता हूँ कि कोई रोशन नहीं है जिसकी नतीजे में आज भी हम एक रोना रो रहे हैं कि जी हमारे जो इलेक्शन है वो शफाफ हो। अभी इनकी बात जो लग रहा है कि जो अगर हमने इदारों को मिलान करना है, इदारों के ऊपर बैशिंग करनी है और वहाँ से उनको प्रेशराइज करके इस मुश्किल टाइम में उनको कोई ये को पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। पाकिस्तान की खिदमत है कि जी अगर आप पार्लियामेंट के अंदर अगर पार्लियामेंट को सावरन करना चाहते हैं तो फिर आए, आप 65 के नीचे हलफ उठाते हैं और उसमें क्या है कि आप अपने जो ज़ाती मफाद को एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद को तरजीह देंगे। अगर आप वाकई मुखलिस हैं इस कौम के साथ और अपने साथ, सबसे पहले तो कौम के साथ है ना, अगर मुखलिस हैं तो आए, मुस्बित तजावीज़ दें। गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तजावीज़ हों, तजावीज़ जिसमें देखें पार्लियामान ने अभी कोई सेनेट में वो बिल मुस्तरद तो नहीं हो गया ना, वहाँ पे अभी डिबेट चल रही है। वहाँ पे खुद कल ताज हैदर साहब ने ये माना है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी मुस्बित बातें की हैं और बहुत सारी चीज़ों पे हमारा इत्तफाक भी हो गया। अब मुझे इनकी समझ नहीं आती कि अचानक से ये उछलना कूदना शुरू करते हैं। देखिए पार्लियामान को उछल कूद के लिए तो नहीं बना, पार्लियामान बना है कानून साजी के लिए और कौमों के मुस्तकबिल को विजन देने के लिए और ऐसा लेजिस्लेशन लेके आने के लिए जिसमें मुस्तकबिल जो है आपका महफूज हाथों में जा सके और इदारे अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बेहतर कर सके। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने दोनों मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, फैसल भाई भी हैं, बलोच साहब भी हैं, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि आएँ, सिट टुगेदर और हम एक ऐसे माहौल में जाएं जिसमें कौम का मफाद हो, जिसमें सब पार्टियों का मफाद। आपने चूंकि आज कंटोनमेंट इलेक्शन की बात की है और आज कंटोनमेंट के इलेक्शन में TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको इस हुकूमत ने बैन किया था, उसने 84 कैंडिडेट मैदान में उतारे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज 41 या 42 कंटोनमेंट्स में से 17 कंटोनमेंट्स में 84 उम्मीदवार उतारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, जिसको इस हुकूमत ने बैन कर दिया था। और क्या ऐलान किया था, दिखाएं। राइट फैसल साहब, ये कैसा खुला तजाद है? यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इसको नाअहल किया गया, यानी बैन किया गया, और आज ये पार्टी कंटेस्ट कर रही। देखें, ये सवाल तो अब हम हुकूमत से पूछेंगे। ये सवाल हम जो है वो जो इलेक्शन मॉनिटर कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि जब आपने दिखाया कि वज़ीर दाखिला ये बात कर रहे हैं और उसके बाद पूरा नॉमिनेशन पेपर भी जमा हुए, कैंपेन भी हुई, और आज आप रिजल्ट में बता रहे हैं कि 84 उम्मीदवार, एक है 80 हैं, 100 हैं कैंडिडेट, तो उन्होंने वो कर लिया। कल वो डेफिनेटली अपना जनरल इलेक्शन आएंगे उसमें भी हिस्सा लेंगे, उसमें कोई ज़िमनी इलेक्शन उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो ये तो हुकूमत अभी हमें बताया कि जो उनकी जो टीम थी, जो 2 वज़रा आपने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या बाकी जो चीज़ें थी, तो वो बताएं कि क्यों, मतलब है कि आया उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को या कौम को धोखा दिया, या फिर कह दें कि जी उनको मैंने इजाज़त दी हुई है, इलेक्शन लड़ेंगे, फ्री हैंड है, उनको करें, इसमें क्या हुआ है। लेकिन ये जो है कौम को मतलब है कि गलत बयानी करना, मैं नहीं समझता कि जो है वो चीज़ें जो है वो इस तरह चल सकती हैं।
जब मतलब है कि आप चीज़ें इनकी ये होती हैं, जब ये फ्रांसीसी सफ़ीर का मुल्क बदरी की बात आती है तो ये कहते हैं हम पार्लियामेंट से बात करेंगे। बाकी फैसले होते हैं, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, कहते हैं हम खुद करें, हम हुकूमत में हम किससे पूछें, वो ऑर्डिनेंस से करें, चाहे वो ईवीएम की हो, हम ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। जो चीज़ें इनको नहीं करनी होती वो कहते हैं पार्लियामेंट में ले जाओ, और जो करनी कहते हैं हम हुकूमत में, हमारी मर्जी है, पोजीशन माने ना माने, कौम माने ना माने, हमने कर दी है। तो ये तो मतलब है कि हमारे हुकूमत का हाल है। अली साहब, आपके पास जाने से पहले ज़रा मैं अमजद अली खान साहब, ये तो बड़ा एक अजीब ताज्जुब की बात है कि फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर, फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक पार्टी को बैन कर दिया गया और ये 15 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज से ठीक 4 या 5 माह के बाद वो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है कैंटोनमेंट के अंदर। ये कैसे रेट ऑफ द स्टेट सर पर लागू होगी? ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की बनती है कि उसने अगर बैन पार्टी है तो उसके कैंडिडेट कैसे हिस्सा ले रहे हैं और किस तरीके के साथ उन्होंने हिस्सा लिया। तो यही तो बातें हैं जिसके ऊपर आज इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम पार्टीज़ ये एतराज़ात उठाती रही हैं। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें जो सबके लिए काबिल कबूल हों उसके लिए काम करना चाहिए और रिफॉर्म्स आनी चाहिए जिससे इलेक्शन कमीशन की जो हम समझते हैं कि पावर्स में इजाफ़ा होगा, उसकी इज़्ज़त वक़ार में जो आइनी इदारा है उसमें भी ये इजाफ़ा होगा। और ये आज जो सवाल आप उठा रहे हैं ये कभी सवाल फिर नहीं उठेंगे, जो सामने होगी सबके सामने होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं, इसमें सवाल अमजद भाई हुकूमत से भी उठता है कि जब आप एक पार्टी को बैन कर रहे हैं तो सियासी जमातों को, जिस सियासी जमात को बैन किया जाए उस सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का अमल हुकूमत ने भी शुरू करना होता है। तो आपने उसको बैन किया तो उस जमात के ऊपर इलेक्शन की कंटेस्ट करने की भी पाबंदी तो गवर्नमेंट के ऊपर मैं आपको कहूँगा, आप देख लें, आप अमीर अब्बास आप देख लें, कानून देख लें, उसमें आप देख लें कि जब गवर्नमेंट ने अगर बैन किया है तो फिर जो सारा जो है प्रोगेटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं बनती। अब इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाना चाहिए कि ये उन्होंने एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर किसी ने हिस्सा लिया है और क्यों लिया है तो ये जिम्मेदारी टोटली जो है इलेक्शन कमीशन के, कानून देख लें। जी अली गौर बलोच साहब, मैं चले जिस तरह फरमा रहे हैं अमजद साहब, अगर हम उस बात को उसी तरह बाय भी कर लें, लॉजिकली आपको ये बात अकली दलील पर पूरी मंतक में बात समझ आती है, पूरी उतरती है कि एक पार्टी को बैन कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत और वो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। देखिए अमीर अब्बास, पहली बात तो ये है कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी है, जब नून लीग की हुकूमत थी तो इस पार्टी के ज़रिए धरने दिलवाए गए और पैसे तकसीम किए गए, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। फिर उसके बाद जिस तरीके के साथ बैन किया है गवर्नमेंट ने, हालांकि हम नहीं चाहते किसी भी, अगर कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में है जिस तरह से बैन किया तो ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जिस तरह से वज़रा ने कहा था। और मैं कुंडी साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि ये हुकूमत को चाहिए था कि फिर वो उसका कुछ सद्देबाब कर सकते थे तो करते, लेकिन मतलब है कि किसी तरह से जब आप अपनी नालायकी छुपाने के लिए फौरी तौर पर किसी पार्टी को बैन कर देते हैं, हाँ अगर उनका कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन बगैर सोचे समझे इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करना भी मुनासिब नहीं है। तो अगर बैन किया तो फिर वो इलेक्शन प्रोसेस में क्यों हिस्सा ले रहे? ये अवलीन जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई, क्या उसको लेटर लिखा कि इसको इलेक्शन में हिस्सा ना लेना दिया जाए? उस पर कोई इलेक्शन कमीशन रिप्लाई किया? ये असम्बली में आकर इस बात की वजाहत करे। और दूसरी, मैं चूँकि टाइम वक्त कम है, मैं आखिर में न्याजी साहब की एक बात का जवाब दूँ। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, नून लीग के बहुत सारे उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं और मुल्तान में भी उम्मीदवार जीते हैं या उम्मीदवार जीता है। लाहौर से तो तकरीबन हर सीट से नून लीग जीत रही है। इसी तरह से KPK में भी यही सूरत हाल है। तो इधर टीवी पर बैठकर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बगैर तहकीक के झूठ नहीं बोल देना चाहिए कि वो नहीं हो रहे। और NRO की बात हुई थी, मेरा भाई गुजारिश ये है कि NRO तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी, मेरे पास भी रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे पास भी रिजल्ट आ रहे हैं, पर लिया है NRO। अब आप रिंग को दिया है
एनआरओ से एनआरओ ली भाई। अच्छा, बिलावल साहब ने कुछ फरमाया है आपके बारे में, मैं चाहता हूं जरा साहब भी उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे, आप भी रिस्पॉन्ड कर देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जो उनका मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, उस मौक़िफ़ को दोबारा उन्होंने जो साउथ पंजाब में जलसे किए उसको दोहराया, दिखाएं। खुंडी साहब, ये बिला वजह प्रेशर नहीं बिलावल डाल रहे नून लीग के ऊपर? 165 सीटें उनकी हैं पंजाब में, 7 सीटें आपकी हैं, 186 चाहिए आपके पास। अगर नून लीग प्रेशर डाले भी बुज़दार साहब पे तो कैसे हटा सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी ये है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए बुज़दार के ख़िलाफ़, और उसके बाद हम मरकज़ में लेके आए। बट वो कामयाब कैसे करेंगे सर पंजाब? देखिए, यूसुफ गिलानी साहब भी सेंटर बन गए हैं ना, वो मरकज़ में इनके पास ये तो शो ऑफ हैंड से होगी ना। नहीं, देखिए मरकज़ में बन गए। देखें, वहाँ पर बहुत से लोगों को अभी आप देखें, जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, अभी भी कुछ लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, कोई नाराज़ हैं, किसी को कह रहे हैं इस्तीफ़े दे दो, हम आपको निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर चल रही है। और देखिए 7 सीट आज मुझे बताएं, 7 सीट के साथ परवेज़ इलाही साहब स्पीकर नहीं बैठे हुए? बिल्कुल। क्यों बनाए इन्होंने स्पीकर? उनको ना बनाते, फिर अपने पीटीआई के बंदे को बना लेते। और जो माजी में उनके जो के मुतल्लिक़ जो इरशादात फरमाए, तो हम इसी कहते हैं पॉलिटिकल चीज़ होती है। आज भी अगर आप देखें, आज भी मुनस इलाही साहब आए हैं, उन्होंने बिलावल साहब के साथ आज शाम को मुलाकात भी की है। हम तो और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम जो है कहते हैं, हम आज भी कहते हैं कि हमारा पीडीएम का वो था कि हम कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। अदम एतमाद की तहरीक हम कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम इकट्ठे हों, जैसे हम सेनेट के इलेक्शन में थे, हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब कर सकते हैं। हो सकती है, यानी 165 उनके साथ आपके 172 हो गए, आपको 186 चाहिए, आप कर सकते हैं? इंशाल्लाह होगी कामयाब। बड़ा हमें टास्क दें और सब अपोजिशन जमातें इकट्ठे मिलते हैं और इंशाल्लाह कामयाब होगी। बड़ा कॉन्फिडेंस है। अमजद अली नियाज़ी साहब, ये मेरे पास एक पेशावर से कभी सहाफ़ी ने जो 5 वार्ड का नतीजा भेजा है पेशावर, जो आपका गढ़ है, 5 में से 1 पे तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, बाकी 4 पे 2 पे पीपल्स पार्टी है और 1 पे आज़ाद है। सर, अपना अमीर अब्बास, मेरे पास लाहौर का भी रिज़ल्ट आया पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। तो ये पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लेगी। कहीं पे जीत होती है, कहीं पे हार होती है, ये तो प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ मैं समझता हूँ कि जिसमें हार और जीत होती रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तमाम कंटोनमेंट्स में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर रही है इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक, और जो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं। राइट। जाते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही थी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन के कुछ खदशात थे, तो ये जो आज इलेक्शन हुए हैं 12 सितंबर को, ये सबसे आइडियल मौका था कि इसके ऊपर इस मशीन को टेस्ट कर दिया जाता और डुअल तरीके से जो रिवायती तरीका है वो भी चलता और साथ ईवीएम भी चलती, तो आपको पता लग जाता कि ईवीएम कितनी काबिल एतमाद है या नहीं है। लेकिन ये एक मौका और ज़ाया कर दिया हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।